ये है समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज कैटायनिक एंड व्हाट इज आयनोनिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इन तीनों को थोड़ा समराइज करके थोड़ा स्टडी करना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो कि इसमें मोनोमर क्या है, उसमें मोनोमर क्या है, इसमें कौन सा कैटालिस्ट है, उसमें कौन सा कैटालिस्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैकेनिज्म है तीन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कैटायनिक मैकेनिज्म और आयनोनिक मैकेनिज्म। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैटालिस्ट कौन से यूज हो रहे हैं। तो फ्री रेडिकल में हमने लिया था ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जिसमें कि होता है O सिंगल बॉन्ड O। ये बेसिक बॉन्ड है पेरोक्साइड का। ये अलग अलग टाइप के पेरोक्साइड आप इससे ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है जिसमें RCO, हमने H को रिप्लेस किया है यहाँ पर RCO ऑन बोथ द साइड। एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला HOOH, तो दोनों साइड के H को हमने रिप्लेस किया है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से। तो ये पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है। कैटायनिक में एसिड है कैटालिस्ट, और एनोनिक में बेस कैटालिस्ट है। एसिड जो है वो आप H2SO4 ले सकते हैं, इसमें आप HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं। तो ये इसमें से हमने लिया है अभी H2SO4, और बेस जो है कैटालिस्ट लिया एनोनिक में हमने, वो है पोटेशियम अमाइड। ठीक है, तो हमने नीचे और देखना है कि चेन इनिशिएटिंग स्पेसीज कौन सी बन रही है। इसमें चेन इनिशिएटिंग स्पेसीज बन रही है R डॉट, मतलब R हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। कैटायनिक में स्पेसीज बन रही है H पॉजिटिव, जो कि हमें मिल रही है H2SO4 से। when that H2SO4 decompose it will give H positive and HSO4 negative। ओके, तो इसमें का H पॉजिटिव हमारे काम का है, जो आगे बढ़ के उस चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर एनोनिक में NH2 नेगेटिव, ये स्पेसीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि KNH2 है, वो डिकम्पोज होकर बनता है K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो ये NH2 नेगेटिव आगे चलकर चेन को स्टार्ट करेगा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन तक वो रहेगा। तो इसमें मोनोमर्स, फॉर एग्जांपल हम जब उसको स्टडी करते हैं तो मोनोमर्स कौन सा लेते हैं। तो मोनोमर्स जो है फ्री रेडिकल में हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब है सिंपल इथिलीन मॉलिक्यूल एज अ मोनोमर। तो इससे डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बनेगा, एग्जांपल हमने लिया है पॉलीइथिलीन, है ना, नीचे आप देख रहे हो एग्जांपल में पॉलीइथिलीन। एक पाई बॉन्ड खुल गया है, ब्रेक हो गया है, इसलिए डबल बॉन्ड का कन्वर्शन पॉलीइथिलीन में सिंगल बॉन्ड में हुआ है, और ये चेन एक में के साथ जुड़े हैं, सब मोनोमर, एक बड़ी चेन बनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीइथिलीन। दूसरे में जो मोनोमर है कैटायनिक में, वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन कैसा है, देखो कि अगर इथिलीन में एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करते हैं एक C6H5 से, तो उसका बनता है स्टाइरीन, है ना। तो मोनोमर हमने यहाँ पर लिया है जनरल फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CHY। Y क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, Y जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और Y को हम अगर लेते हैं C6H5, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, C6H5 भी है, CH3 भी है। तो अगर हम C6H5 लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और Y के बदले में अगर C6H5 है, वो बनता है स्टाइरीन, और उससे जो एग्जाम्पल बनता है वो है पॉलीस्टाइरीन। जैसे कि इसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड खुल गया था अपने, यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो इथिलीन में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी पाई बॉन्ड खुल जाएगा और वो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। नेक्स्ट जो मोनोमर है एनोनिक के लिए, हम जो देख रहे हैं एनोनिक के लिए जो मोनोमर है वो है CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो हमने X Y ऐसा क्यों लिया है, तो n नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर लाइक Y, n नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर लाइक X। Only thing that you should note that X is that species which is electron releasing, or that group which is electron releasing, and X is that species which is electron withdrawing, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो है X, और जो दूसरे की तरफ अपने से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं वो है Y। तो जो X है वो हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, साइनाइड ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम X के बदले में Cl ले ले तो जो मोनोमर बनेगा वो है CH2 डबल बॉन्ड CHX, और X के बदले में अगर Cl लेते तो मोनोमर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसी के साथ में हमने उसका एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल हमने वहां पर उसका लिया है, दिस इज PVC। आप यहाँ पर देख रहे हो PVC इज द एग्जाम्पल फॉर
anionic mechanism. So this is the summary part. ऐसा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन ये अगर आपको ठीक से याद रहे तो आप किसी भी मैकेनिज्म को आराम से लिख सकते हैं। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेते हैं एडिशन पॉलीमर के। पहला एग्जाम्पल है, इसका नाम है पॉलीविनिल क्लोराइड, उसको हम कहते हैं पीवीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेल नोन है। हम बोलते हैं कि पीवीसी के पाइप, पीवीसी के शीट्स, है ना, पीवीसी का बहुत सारा मटेरियल। पीवीसी बहुत सारा कॉमनली यूज्ड वर्ड है मार्केट में, शायद उनको भी पता ना हो कि पीवीसी का मतलब क्या होता है, लेकिन पीवीसी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो पीवीसी का मतलब है पॉलीविनिल क्लोराइड। तो पीवीसी क्या है कि पीवीसी एक एडिशन पॉलीमर है जो कि जिसका कि मोनोमर है विनिल क्लोराइड। फार्मूला विनिल क्लोराइड का है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये विनिल क्लोराइड है और इससे ये बन रहा है पॉलीविनिल क्लोराइड। रिएक्शन लगभग सेम है, जो पाई बॉन्ड है वो खुल जाएगा और यहाँ पर ये एक्सपांशन हो जाएगा और बहुत सारे n नंबर ऑफ जो विनिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल है या मोनोमर है वो एक के साथ में जुड़ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो इसका जो इसमें क्या देखना है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है ना, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, तीन मुद्दों को याद में रखना है, 3 पॉइंट्स को। पॉलीविनिल क्लोराइड का प्रिपरेशन, पॉलीविनिल क्लोराइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उसके यूजेस क्या है। तो ये जो पॉलीविनिल क्लोराइड है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलीविनिल क्लोराइड PVC is obtained by heating, है ना, the mixture of liquid vinyl chloride and water in the presence of small amount of benzoyl peroxide। ये benzoyl peroxide जो है या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो भी यहाँ पे यूज होगा वो है कैटालिस्ट, है ना। तो इन दोनों मिक्सचर को कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एटोक्लेव में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करते हैं। एटोक्लेव क्या होता है? एटोक्लेव एक मशीन है, एक सिस्टम है कि जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। तो एटोक्लेव में एक पानी और इसका मिक्सचर को हीट करते हैं बहुत देर तक इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, एंड अल्टीमेटली विल गेट द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड दैट प्रोडक्ट इज पॉलीविनिल क्लोराइड। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि इट इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस एंड केमिकली इनर्ट। कलरलेस का मतलब उसको कलर नहीं, ओडरलेस का मतलब कोई स्मेल नहीं है, और केमिकली इनर्ट का मतलब है वो किसके साथ में इजीली रिएक्ट नहीं होता। इनर्ट ये जो वर्ड है ये अपोजिट वर्ड है रिएक्टिव के। रिएक्टिव जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड है। जो कम रिएक्टिव होता है उसको हम इनर्ट कहते हैं, है ना। तो जिसकी रिएक्शन नहीं होती, मतलब इसकी किसके साथ में रिएक्शन नहीं होती, इसका मतलब ये स्टेबल है और इनर्ट है। दूसरा है इट इज रेजिस्टेंस टू लाइट। ओके, लाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर बताई थी, रेजिस्टेंस टू लाइट अगर लिखा है तो इसका मतलब लाइट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में लिखा है रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर जंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो इसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स, बाद में अल्कलीज, है ना, इसका कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि एसिड और अल्कलीज के कंटेनर्स बनाने के लिए, कैन वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बट सोलूबल इन हॉट क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, इथिल क्लोराइड जैसे हॉट क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन में ये सोलूबल है। ये है उसका प्रॉपर्टी नंबर 2। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है प्योर पीवीसी पजेस द हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है? सॉफ्टनिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर है जहां पर वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है। ये जो 148 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिख रहा है, तो वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वो जो स्टीफ और कड़क एकदम हार्ड मटेरियल है, तो मटेरियल आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तो वो है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट। एंड ग्रेटर स्टिफनेस एंड रिजिडिटी एज कंपेयर टू पॉलीथीन। इसकी जो स्टिफनेस और रिजिडिटी पॉलीथीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, इसलिए इसके पाइप बनाते हैं। और कंपनी भी दावा करती है कि पीवीसी का पाइप है, इसके ऊपर से आप कोई भी लोड लेके जाओ, ट्रैक्टर लेके जाओ वगैरह वगैरह, तो इससे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये बहुत ही
अच्छे क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ का मटेरियल है। अब देखो ये यूजेस है, यहाँ पर दिए हुए यूजेस आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। यूजेस में इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स ऑफ टैंक लाइनिंग, वाटर टैंक के अंदर के लाइनिंग जो होते हैं, मतलब अंदर का जो ये होता है, लेयर होता है, वो बनाने के लिए। लाइट फिटिंग, हम देख रहे हैं कि लाइट फिटिंग आजकल सब पीवीसी में आ रही है ना। सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। एंड रेफ्रिजरेटर पार्ट, रेफ्रिजरेटर के पास डोर है, कंपार्टमेंट्स है, बाकी सब चीजें, है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टायर्स वगैरह, आपको पता है सब टायर्स में एक कंटेंट है इसका विनिल क्लोराइड का। जो हेवी ड्यूटी टायर होते हैं उसमें विनिल क्लोराइड का कंटेंट होता है, रबर के साथ में मिक्स करते हैं। बाद में इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग साइकिल एंड मोटरसाइकिल मडगार्ड। आपको पता है मडगार्ड होते हैं, मड मतलब ये जो गंदा जो मिट्टी है पानी वाली, तो उसको मड कहते हैं, मड। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मडगार्ड्स होते हैं लगे हुए चक्कों के ऊपर, टू व्हीकल के, वो मडगार्ड्स बनाने के लिए ये मटेरियल यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सट्रूडेड इन स्ट्रिप एंड ट्यूब। एक्सट्रूडेड का मतलब है कि जैसे कि एक सॉलिड मटेरियल ले लिए हमने और उसको एक छोटे से छेद में से खींचते हैं तो एक स्ट्रिप बन जाती है उसकी। जैसे सोनार के पास में हम गोल्ड लेके जाते हैं और गोल्ड का कोई मनी है और उस मनी को एक छोटे से छेद में से अगर एक जोर से खींचते हैं तो उससे एक स्ट्रिप बनती है। जैसे कि आपको एक पता है एक दो प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल का कन्वर्शन स्ट्रिप में हो जाना, एक वायर में हो जाना, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये इससे अच्छी स्ट्रिप बन सकती हैं, ट्यूब्स बन सकते हैं, ट्यूब फॉर्म में या फिर स्ट्रिप फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल मतलब जो नॉन फेरस मेटल है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, या फिर जो मेटल से थोड़े कम स्ट्रेंथ वाले हैं, उस मेटल के लेवल से जो कम स्ट्रेंथ वाले हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, उसके बदले में हम ये पीवीसी का भी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। आजकल आप देखते हो पहले बकेट वगैरह ये सब यूटेंसिल्स थे, ये सब लोहे के या फिर जर्मन और दूसरे मेटल्स के आते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि सब प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो क्योंकि पीवीसी जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ ही इतनी अच्छी है तो हम लोग उसको मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी प्रॉपर्टीज इतनी यूजेस हैं। तो बहुत सारे यूजेस आपको पता है, तो आप भी अपने मन से या फिर कहीं से पढ़कर आप यूजेस लिख सकते हैं। ये है सेकंड एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, उसको बोलते हैं टेफ्लॉन या फिर उसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन नाम देखो कितना बड़ा है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अगर पॉली निकाल दो तो बचेगा टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका मतलब है कि टेट्राफ्लोरोइथीन ये इसका मोनोमर है। अब टेट्राफ्लोरोइथीन को देखो ठीक से, अब उसमें वर्ड है टेट्रा, बाद में फ्लोरो, बाद में इथीन। ओके, तो उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिख रहा है इथीन में, तो वो थोड़ा करेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो पॉलीटेट्रा इथीन, अब इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, टेट्रा मतलब 4 और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। इसका मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों हाइड्रोजन अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, और ऐसे बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथीन अगर एक साथ हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। तो नाम आपको डराएगा कि इतना बड़ा नाम है तो उसको कैसे याद रखें। आप सिर्फ इथीन को याद रखो। इथीन अगर आपके पास में, इथिलीन अगर आपको याद रह गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसी से हम विनिल क्लोराइड बना सकते हैं। विनिल क्लोराइड से पॉलीविनिल क्लोराइड बना सकते हैं। उसी से हम स्टाइरिन बना सकते हैं। स्टाइरिन से हम पॉलीस्टाइरिन बना सकते हैं। उसी से हम टेट्राफ्लोरोइथीन बना सकते हैं और टेट्राफ्लोरोइथीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बना सकते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को टेफ्लॉन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन। अब देखो इसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाटर, इमल्शन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। चलो दोनों इसमें एक ही कैटालिस्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो हमने वैसे ही लिखना है। पहले जैसा हमने लिखा था NCH2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CHCl, अब उसके जगह में हमने लिखा है टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज N नंबर ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 in the presence of benzoyl peroxide you will get this product what is called as polytetrafluoroethene. ओके, अब देखो उसके
प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो फ्लोरीन है लगा हुआ है ना, फ्लोरीन की वजह से क्या होता है कि जो लीनियर चेन होती है, पहली चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, ये जो चेन, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। हमने पहले बोला था कि जो एडिशन पॉलीमर है वो लीनियर पॉलीमर्स हैं। इन लीनियर पॉलीमर के बीच में जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना वो पॉलीमर स्ट्रांग होगा, है कि नहीं। अब ये जो लीनियर पॉलीमर है उसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म कर लेता है, वीक बॉन्ड फॉर्म कर देता है। इसलिए ये जो मटेरियल है वो पीवीसी जो है, पॉलीविनिल क्लोराइड, उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो इट विल फॉर्म द अट्रैक्शन बिटवीन द नियर बाय चेन्स एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। ओके, हमने इसमें लिखा है टफनेस बहुत अच्छा है, हाई सॉफ्टनिंग है। हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट आप देख रहे हो 300 के ऊपर, 300 डिग्री, 350 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट है। क्योंकि हमने देखा था पिछला जो पीवीसी था उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट 148 डिग्री था, इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट उससे भी ऊपर है। इसका मतलब ये देखो कितना टफ मटेरियल है ना। ये तो लगभग किसी मेटल के भी, बहुत सारे मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी 350 डिग्री है। इसका मतलब मेटल के जैसा कड़क, मेटल के जैसा हार्ड मटेरियल हम इसको कह सकते हैं। एंड हाई केमिकल रेजिस्टेंस, किसी केमिकल के साथ में जल्दी रिएक्ट नहीं होता, कोई केमिकल के साथ में रिएक्ट नहीं होता, इसका मतलब इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। उसके बाद में हमने लिखा है कि इट पोजेसेस द गुड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत हार्ड है, टफ है, इसको हम बिल्कुल काट छाट नहीं कर सकते, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा लाइक दिस। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम उसको कहेंगे। इट कैनॉट बी मशीन पंच्ड एंड ड्रिल। इट कैनॉट बी मशीन, मतलब हम मशीन से उसको इजीली कुट नहीं कर सकते, उसको पंच नहीं कर सकते किसी पंच से, या फिर उसको ड्रिलिंग से छेद नहीं गिरा सकते इजीली। छेद तो किसको भी गिर जाता है लेकिन इजीली नहीं गिरा सकते, ये इसका मीनिंग है। इट कैनॉट बी डिजॉल्व्ड एंड कैनॉट एग्जिस्ट इन द ट्रू मोल्टन स्टेट, मतलब इजीली डिजॉल्व नहीं होता। और मोल्टन स्टेट में ये बहुत ही डिफिकल्ट है मोल्टन स्टेट उसका, क्योंकि इतना ज्यादा 350 डिग्री पर उसका क्या होगा अभी पता नहीं। 350 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री पर तो पूरा वाटर बॉईल होता है, और बॉइल्ड वाटर हम लोग उसको टच करके देखें तो 100 डिग्री फील होगा हमारे उंगली को। तो यहाँ पर 350 डिग्री है, तो 350 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। उसकी यूजेस जो रेगुलर हम लोग लिखते हैं कि इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा है तो फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उसका यूज है, ये हम आराम से लिख सकते हैं। इट इज फॉर इंसुलेटिंग द केबल, ट्रांसफार्मर, मोटर्स वगैरह होती है कि शॉक प्रूफ उसको बनाने के लिए वायर्स वगैरह को इंसुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसमें और पैकिंग गैस्केट लिखा है। गैस्केट का मतलब है कि दो अगर पाइप ज्वाइन करनी है तो दो पाइप हम कैसे भी ज्वाइन करें उनके बीच में गैप रहेगी, तो उसके बीच में ऐसा मटेरियल हमने रखना चाहिए कि वो उस गैप को फिल करे, और उसको हम गैस्केट कहते हैं, ताकि वो गैस्केट क्या करे, लीकेज के प्रॉब्लम को दूर करेगा, तो उसको हम गैस्केट कहते हैं। आपको पता है, आप उसको वॉशर भी कह सकते हैं, वॉशर, उसको हम गैस्केट कह रहे हैं यहाँ पर। पैकिंग, पंप पार्ट्स, जो पंप होते हैं अलग अलग टाइप के, उसके पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। टैंक लाइनिंग्स, ये आपको पता है। केमिकल कैरिंग पाइप्स, है ना, ये बहुत इनर्ट है, इसलिए केमिकल कैरी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये अगर इनर्ट नहीं होता तो फिर हम इसको केमिकल कैरी करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो केमिकल इसके साथ में रिएक्ट हो जाता और बीच में कुछ दूसरा हो जाता, वो रिएक्शन हो जाती। एक इजीली ऐसे मटेरियल से हम कैरी कर सकते हैं जो केमिकली इनर्ट है ना। ट्यूबिंग एंड टैंक्स, ओके। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कोटिंग एंड फिलिंग ग्लास फाइबर्स, है ना। ग्लास फाइबर्स के साथ में अगर इसको मर्ज किया जाए, इसको मिक्स किया जाए, तो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल बन सकता है जो हेलमेट वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, है ना। ग्लास फाइबर और इसको, या फिर एस्बेस्टॉस फाइबर के साथ में, और क्लॉथ में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कुछ रेनकोट वगैरह बन सकते हैं, है ना। तो रेनकोट में क्लॉथ मतलब फैब्रिक्स, कॉटन, और उसके साथ में ये मटेरियल, दोनों का अगर एक साथ मिक्स करके ये रेनकोट वाला मटेरियल जो वाटर रिपेलेंट मटेरियल है, ताकि वो कपड़े जैसा भी हो और पॉलीमर की टफनेस, स्ट्रेंथ और उसमें वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी भी उसमें हो, तो ये हम कर सकते हैं। और एक चौथा हमने लिखा है कि इट इज यूज इन नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स। बियरिंग आपको पता है, बॉल बेरिंग जो इजीली मूव होते हैं, बॉल बेरिंग,
तो ये बेरिंग जनरली मेटल से बने हैं, तो ये इतना टफ और हार्ड है ना, इससे भी हम बेरिंग बना सकते हैं। तो इससे बेरिंग बना सकते हैं। और ये इससे नॉन स्टिकी स्टॉप कॉक, हम जो स्टॉप कॉक ब्यूरेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपने लेबोरेटरी में, उसका जो स्टॉप कॉक होता है ब्यूरेट में आप ऑन करते हैं फिर वो नीचे लिक्विड गिरता है, वो जो स्टॉप कॉक होता है वो स्टॉप कॉक बनाने के लिए हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का या फिर टेफ्लॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव भी है, टफ भी है, नॉन वेरिएबल है, घिसेगा नहीं, खराब नहीं होगा, इसलिए उसके जो स्टॉप कॉक है वो इससे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ठीक से पढ़िए और एडिशन कीजिए इसमें, और ज्यादा भी जो भी आपको और कुछ यूजेस आपको मिले तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर।